हेलो स्टूडेंट्स, आधारशिला विद्यापीठ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th राजनीतिक विज्ञान का जो टॉपिक है समकालीन विश्व में लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। एक चित्र आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। चेहरे के हाव भाव पढ़िए, आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। ये जो टोप लगाए, चश्मा लगाए जो आदमी खड़ा है वो चिल्ले के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। इनके साथ इनके सुरक्षा गार्ड भी खड़े हैं। ये चिल्ले के राष्ट्रपति भवन ला मोनेदो में उस समय मौजूद हैं और कुछ जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। यहीं से देखिए, राष्ट्रपति आइंदे हेलमेट में, उनके सुरक्षा गार्ड चिल्ले के राष्ट्रपति भवन ला मोनेदा के सामने। यह चित्र 11 सितंबर 1973 का है और इसके कुछ घंटों बाद ही आइंदे की हत्या कर दी गई। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या कहते हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं। कितना भयानक वहाँ पे माहौल होगा। तो लोकतंत्र की स्थापना के दो किस्से, पहला आपके सामने पेश हो रहा है जो चिल्ली का है। ये राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे का अंतिम भाषण है। 1970 में वे सोशलिस्ट पार्टी से राष्ट्रपति बने थे और 11 सितंबर 1973 आपने जब पढ़ाई है उसी दिन इनकी हत्या कर दी गई। तो उन्होंने अंतिम भाषण में क्या कहा सुनिए। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिल्ले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी तब भी चिल्ले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे के दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिल्ले जिंदाबाद, चिल्लेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक शब्द बनकर मौजूद रहूँगा। ये सल्वाडोर आइंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिल्ले के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था। उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। आइंदे चिल्ले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आइंदे ने, यहाँ पे आपको 197 दिख रहा है, 1970 आपको यहाँ पे करना है। 1970 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से आइंदे ने गरीबों और मजदूरों के फ़ायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे ने कौन कौन से लोक कल्याण के कार्य किए। तो आपको कार्यक्रम लिखने हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना,
भूमिहीन किसानों को ज़मीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश से तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। यानी वहाँ पे जो तांबे के भंडार हैं वहाँ से उनको विदेश में भेजने के खिलाफ उनका गठबंधन था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम लोगों, मजदूरों के हित में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अन्य राजनीतिक पार्टियां नीतियों के खिलाफ थी। 1973 का सैनिक तख्तापलट। 11 सितंबर 1973 को, इससे पहले हम यहाँ पे आपके लिए एक टास्क दिया गया है। राष्ट्रपति आइंदे बार बार मजदूरों की बात क्यों करते हैं? अमीर लोग उनसे नाखुश क्यों थे? क्योंकि उन्होंने विदेशों में तांबा भेजने जैसे कार्यों पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था और मजदूर वर्ग को उन्होंने ऊपर लाने की कोशिश की थी, गरीबों का कल्याण करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो 1973 का सैनिक तख्तापलट। 11 सितंबर 1973 को आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आइंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उन पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 को चिल्ले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क या देश पाकिस्तान में वैसा कई बार हो चुका है। सेना के द्वारा सत्ता अपने कब्जे में कर लेना सैनिक तख्तापलट कहलाता है। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्तो पिनोशे कर रहे थे। क्वेश्चन आ सकता है, चिल्ले में सैनिक तख्तापलट का नेतृत्व किसने किया? तो आपका जवाब होगा ऑगस्तो पिनोशे। अमेरिका की सरकार आइंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध करवाए। तख्तापलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक शासन किया। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थक और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्याएं करवाई। इनमें चिली की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बेसेले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इनकार किया था। जनरल बेसेले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। सेना ने, जहाँ पे 3 लगा हुआ है, 3000 करना है, 3000 से
ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। काफ़ी सारे लोग लापता हो गए, कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। आपके लिए एक टास्क है, नक्शे में चिल्ली की खोज करो और उसमें रंग भरो। हमारे देश के किस राज्य का आकार चिल्ली के राज्य की तरह है, चिल्ली के आकार की तरह है? अगले एक हफ्ते तक अखबार में दक्षिण अमेरिकी महादेश के बारे में छपने वाली सभी खबरों को कतरने जुटाओ। क्या हमारे अखबार में इस महादेश के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है? क्या सेना को यह अधिकार है कि वह देश के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार करे? क्या सेना को देश के किसी नागरिक को गिरफ्तार करने का अधिकार होना चाहिए? ऐसा कोई अधिकार सेना को नहीं है, फिर भी जो सैनिक तख्ता पलट करते हैं वहाँ पे ऐसा ही होता है। लोकतंत्र की वापसी। यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है जिसमें एक लेडीज लोगों को संबोधित कर रही है। ये लेडीज मिशेल बेसेले है, जो कि अभी आपने पढ़ा था। देखो यहाँ पे अल्बर्टो बेसेले, इन्हीं की पुत्री है ये। तो पिनोशे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। जनवरी 2006 में यहाँ पे जो रेड अक्षरों में दी गई है वो उसको देखना है। जनवरी 2006 में वे राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपने समर्थकों को संबोधित करते राष्ट्रपति मिशेल बेसेले। इस चित्र को देखने के बाद आपको भारत और चिल्ली की चुनावी जनसभाओं में कोई अंतर दिखता होगा। स्पष्ट है, भारत में चुनावी रैलियों पर बहुत सारा खर्चा किया जाता है। राजनेता बहुत ही अपनी सुरक्षा के साथ आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी सुरक्षा का उपकरण नहीं लगा हुआ है, जनता को वैसे ही संबोधित किया जा रहा है। एक आम जगह है, जबकि राजनेता कोई एक स्थान निश्चित करते हैं, वहाँ पे सभी लोगों को एकत्रित होना पड़ता है। तो जनमत संग्रह 1988 में पिनोशे ने करवाया। जनमत संग्रह यानी जनता से उनकी सलाह मांगी कि क्या ये जो शासन आप चला रहे हैं, ये जो शासन आपके यहाँ पे चल रहा है वह और आगे चलना चाहिए। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिल्ले के लोग अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को बुलाया नहीं था। उन्हें भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इससे पिनोशे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आइंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई। चिल्ले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सज़ा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिल्ले में 4 चुनाव हो चुके हैं। आपने 2006 का चुनाव अभी आपने देखा, मिशेल बेसेले जो संबोधित कर रही थी। 4 चुनाव अब तक हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई। बाद में आई सरकारों ने पिनोशे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए। इस जांच से पता चला कि पिनोशे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। पोलैंड पोस्टर बनाने की कला के लिए विख्यात है। सॉलिडेरिटी
कि अधिकांश पोस्टरों में संगठन का नाम इसी शैली में लिखा जाता था। ये जो आपके सामने है, सॉलिडेरिटी। क्या आप भारतीय राजनीति में कहीं पोस्टर, कला या दीवार लेखन के ऐसे उदाहरण खोज सकते हैं? आपको ये काम करना है। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोशे सरकार ने जनरल बेसेले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। वही लड़की मिशेल बेसेले आज चिली की राष्ट्रपति है और जनवरी 2006 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान यहाँ पे 26 जहाँ पे लिखा गया है वहाँ पे 2006 करना है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पैसे से डॉक्टर है और लातिन अमेरिका के रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिली के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिली में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण के अंश से समाप्त करते हैं। देखो उन्होंने क्या कहा है, चूँकि मैं नफरत का शिकार बनी थी इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को ख़त्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया। इसका भाषण है मिशेल बेसेले। दूसरे यहाँ पे जो लोकतंत्र है की स्थापना के लिए वह है पोलैंड में लोकतंत्र। आइए एक और घटना पर गौर करें जो 1980 में पोलैंड में घटी थी। उस समय पोलैंड पर जारू जेलेंस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उस समय साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन था। वहीं इस पर नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त 1980 को गंडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। जिस प्रकार से साम्यवादी देशों में होता है वहाँ पे, जैसे हमारे पड़ोसी देश चीन को ही ले लीजिए आप, वहाँ भी ऐसी स्थिति है जो राजनीतिक सत्ता जिस पार्टी के पक्ष में है वह किसी दूसरी पार्टी को आने ही नहीं देना चाहती। लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाले गए एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा। ला वालिस जिनका नाम था,
एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और 48 कर्मचारियों के संग हो लिया। इस आदमी का नाम लेक वालेस और बहुत जल्दी यह 48 कर्मचारी का नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्दी ये पूरे देश में फैल गई। अब मजदूरों ने ज़्यादा बड़ी मांगें करनी शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वॉलेस के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। रंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संघ सोलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहते हैं, बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। ध्यान रखना है, लेक वालेस के समर्थन में एक संगठन बना सोलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सॉलिडेरिटी कहा जाता है। यह किसी भी साम्यवादी देश में बनने वाला पहला मजदूर संघ था। 1 वर्ष के अंदर ही सॉलिडेरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गई। जनरल जारुवेलस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित किया गया, सैनिक शासन घोषित किया गया। सॉलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई। 1988 में सॉलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वालेसा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमज़ोर थी। सोवियत संघ से मदद का भी पहले जैसा भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। लेक वालेसा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उनमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सॉलिडेरिटी ने सीनेट के सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुई, जिसमें एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। नक्शे में पोलैंड को आपको ढूंढना है। उनके चारों ओर स्थित देशों के नाम भी आपको लिखने हैं। 1980 के दशक, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, दूसरा टास्क। 1980 के दशक में पूर्वी यूरोप में किन किन अन्य देशों में साम्यवादी शासन था? नक्शे में उन देशों का रंग भरें। नेट पे आपको सर्च करना है। उन राजनीतिक गतिविधियों की सूची बनाइए जो 1980 के दशक में पोलैंड में नहीं हो रही थी और आप अपने देश में कर सकते हैं। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। हमने अभी 2 तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा। चिले का मामला, आयेंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा। आइए अब इन दोनों मामलों में आई 2 अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफ़ी अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। क्वेश्चन आ सकता है, दोनों सरकारों की तुलना आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है।
पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं थी। एक कार्टून आपके सामने दिख रहा है। पोलैंड में एक स्वतंत्र मजदूर संघ क्यों इतना महत्वपूर्ण था? मजदूर संघ की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इससे मजदूरों की मांग आसानी से रखी जा सकती है। तो समानता इस प्रकार है, लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव भी कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी न थी। इसी प्रकार जिन 3 अलोकतांत्रिक सरकारों, अयंदे की चिली सरकार, वालेसा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिली सरकार का जिक्र ऊपर हुआ है, उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नज़रिया एक जैसा नहीं रहा है। आइंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि वालेसा चाहते थे कि बार बार सरकारी दखल से मुक्त हो। मिशेल इस मामले में कुछ मध्य मार्ग की रास्ता अपनाने वाली है। फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थी। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ही शासन चला रही थी। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज शासन नहीं चला रही थी। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आइए हम इन्हीं 2 कथाओं से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करें। अब तक हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी की सरकार चुनें। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। दूसरी जो लोकतंत्र की विशेषता है वह लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। हम अध्याय 2 में इस प्रश्न पर दोबारा गौर करेंगे और लोकतंत्र को परिभाषा बनाएंगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी नोट करेंगे। हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने क्या क्या सीखा है उसका हमें आंकलन इस सूची के माध्यम से करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने क्या क्या गुण, क्या क्या दोष इस सारणी में, जैसे सरकार की आलोचनाओं की इजाज़त नहीं थी तो चिल्ले में किस प्रकार से नहीं थी, आयंदे के काल में और पिनोशे के काल में, फिर मिशेल के काल में किस प्रकार से हुआ, पोलैंड में जेरुजेलस्की और लेक वालेसा के काल में, फिर फौजी तानाशाही, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, राष्ट्रपति भी राजनीतिक बंदी, सभी उद्योगों का सरकारी स्वामित्व, शासन का चुनाव लोगों के द्वारा, लापता होते लोग, लोगों को बुनियादी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त, घरेलू मामलों में विदेशी दखल, शासक का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं। इस प्रकार से हमें मूल्यांकन करना है कि अब तक हमने क्या सीखा है। स्कूल की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को एक संदेश है, अपने सहपाठियों को साथ में जोड़ें कि ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, लगातार अध्ययन जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, अपने साथियों को फ़ोन करके बताएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो स्कूल मैनेजमेंट, हमारे प्रिंसिपल सर बजरंग जी रणवा, मुकेश जी पारिक से आप संपर्क कर सकते हैं कोई भी समस्या हो तो। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।